बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। लास्ट लेक्चर में हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफ़ाइन की थी और उनके अंदर हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। उनकी रिकर्सिव डेफिनेशंस भी हमने डिटेल से डिस्कस की थी और काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी हमने देखी थी जिसमें क्लीन स्टार क्लोजर और प्लस ऑपरेशन का यूज़ करके हमने कई सारी रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो डिफ़ाइन की थी। उन लैंग्वेजेस के अंदर जिसमें एग्जैक्टली 1a इवन लेंथ और लेंथ एट लीस्ट 1a एंड एट लीस्ट 1a एंड 1b स्टार्टिंग विद डबल a एंड एंडिंग विद डबल b एंड स्टार्टिंग विद एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स। तो ये काफ़ी सारी हमने लैंग्वेजेस की रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाई थी और फिर इसके बाद आपको टास्क दिए थे करने के लिए जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पर डिफ़ाइन थे और उनकी एक एक रेगुलर एक्सप्रेशंस भी आपको दी गई थी और आपने ये वेरीफाई करना था कि क्या और इस लैंग्वेज के लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं या बस यही ही एक रेगुलर एक्सप्रेशंस है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये कॉन्सेप्ट डिफ़ाइन किया था कि एक ही लैंग्वेज की कई रेगुलर एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं, वो तमाम की तमाम एक ही लैंग्वेज को जनरेट करेंगी और यूनिक लैंग्वेज को जनरेट करेंगी। तो उनमें से चंद का सलूशन हम देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मूव करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक टास्क नंबर 1 जो है जो कि अल्फ़ाबेट ओवर a, b लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स बिगिनिंग विद a, यानी ऐसे वर्ड्स जनरेट करना है जो कि a से स्टार्ट हों। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन में बी द a इंटू a प्लस b होल स्टार। तो यहाँ पे डिटरमिन द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज over the alphabet sigma is equal to a comma b of words beginning with ending with a। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो यही बनती है और इसके अलावा नहीं है। और सेकंड की जो यहाँ पे आप देखें तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हमने पहले ही डिफ़ाइन कर दी थी, तो यहाँ पे वही रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है। नेक्स्ट टास्क की बिगिनिंग विद बी की यही रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक ही और नहीं बन सकती। इसी तरह ये एक वर्ड नॉट एंडिंग विद ए, ये एक लैंग्वेज है जिसकी आप 2 रेगुलर एक्सप्रेशन देख सकते हैं, यहाँ पे दी गई हैं। एक आपको टास्क में पहले ही दिखाई थी और ये दूसरी भी देख लें आप, a प्लस बी ओवर होल स्टार b प्लस नल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे दूसरी जो रेगुलर एक्सप्रेशन के वाले बन सकती है वो इंटू a प्लस b स्टार एंड b होल स्टार। तो यहाँ पे आपके सामने ये दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन इनसे लैंग्वेज जो है वो यही जनरेट होती है जो हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ एक और एग्जांपल इवन लैंग्वेज की एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर द सिग्मा इज इक्वल टू a कॉमा b having the number of a's and even number of a's and even number of b's। कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें a's और b's की तादाद जो है वो इवन होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज को हम इवन लैंग्वेज कहते हैं। तो उसको हम इवन इज़ इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे नल स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद a b फिर 4 टाइम्स a एंड a b। तो इसी तरह ये बाकी तमाम आप देखें कि वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं और इनके अंदर आप एज और बीज की जो लेंथ है वो इवन है। तो ये इस लैंग्वेज को हम इवन कहते हैं। तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन हम राइट करने लगे हैं वो ये बनती है a प्लस b प्लस इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b होल स्टार। तो यहाँ पे स्टार इंटू a प्लस b एंड होल स्टार। तो यहाँ पे इसका स्टार है डबल ए प्लस डबल बी का स्टार और फिर फाइनली होल स्टार है इस पूरी एक्सप्रेशन का, जो कि
आपको नज़र आ रहा है। तो इससे ये वाली लैंग्वेज जनरेट होती है इवन इवन। तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसको आप जो है वो याद कर लें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस के कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन हमने कहा एक लैंग्वेज की काफ़ी सारी हो सकती हैं, तो उनका डिफरेंस हम नोट करने की कोशिश करते हैं इन एग्जांपल्स के अंदर। यहाँ पे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन को कह रहे हैं R1 इज़ इक्वल टू A स्टार प्लस B स्टार। एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसको हम R2 कह रहे हैं, R2 इज़ इक्वल टू A प्लस B होल स्टार। Here the R1 does not generate the any string concatenation of the A and B while the R2 generate the such string। यानी इसमें R1 स्ट्रिंग जो है वो इसमें A का स्टार है और B का स्टार है, तो ये होल स्टार की तरह पे A और B को कैनकेटिनेट करके जनरेट नहीं करेगी बल्कि इंडिविजुअली करेगी, यानी A के लिए और फिर B के लिए। लेकिन दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन में आप देखें कि A प्लस B होल स्टार है, तो इसमें A और B दोनों को कैनकेटिनेट करके फिर स्ट्रिंग जनरेट करेगी, ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन ऊपर वाली R1 के अंदर जो है वो कैनकेटिनेट करके स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगी बल्कि वो इंडिविजुअल, यानी A के लिए अलग स्ट्रिंग जनरेट करेगी, B के लिए अलग करेगी। इसी तरह जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है उसके अंदर कैनकेटिनेट करके स्ट्रिंग जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन: टू रेगुलर एक्सप्रेशन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे आर जनरेट द सेम लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि एक ही लैंग्वेज के लिए कई रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, तो अब हम उनको डिफ़ाइन कर रहे हैं। उनको इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस कहते हैं कि एक ही लैंग्वेज के लिए दो या दो से ज़्यादा इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हैं तो उन तमाम को हम इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन कहेंगे। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन देखें, हम यहाँ पे कह रहे हैं A प्लस B होल स्टार इनटू डबल A प्लस डबल B। तो यहाँ पे एक ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसी तरह एक R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू A प्लस B होल स्टार, फिर उसके बाद A प्लस B होल स्टार, फिर BB। तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों में रेगुलर एक्सप्रेशन में तो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इनसे लैंग्वेज जो जनरेट होगी वो सेम है। ऐसी लैंग्वेज जो स्ट्रिंग एंडिंग इन A और BB, यानी स्ट्रिंग जो है हमेशा एंड होगी या तो A के साथ या BB के साथ, तो उनके लिए ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो करेक्ट हैं और इन दोनों से लैंग्वेज जो है वो एक ही जनरेट हो रही है। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देख लें कि इफ़ R1 इज़ इक्वल टू AA प्लस BB एंड R2 इज़ इक्वल टू A प्लस B देन द R1 प्लस R2। तो अगर तो हमारे पास R1 जो है वो ये है और R2 हमारे पास ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो फिर आपके सामने ये इस तरह डिफ़ाइन होगा। तो जनरेट्स यहाँ पे अब आप देखें कि अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, लेकिन इनसे जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो आप यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे AAA प्लस AAB प्लस BBA प्लस BBB, तो यहाँ पे ये वाली लैंग्वेज जनरेट हो रही है। इसी तरह हम R1 का अगर क्लीन स्टार क्लोजर लेंगे तो वो फिर बन जाएगा A प्लस BB होल स्टार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो क्लीन स्टार क्लोजन के हवाले से और प्लस ऑपरेशन के हवाले से और कनकैटिनेशन के हवाले से डिफ़ाइन हो रही हैं। आगे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस के नाम से है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। द लैंग्वेजेस जनरेट बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। ऐसी रेगुलर लैंग्वेज जो है जो किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होती है, यानी हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन से जो भी लैंग्वेज जनरेट होगी उस लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ़ R1 एंड R2 आर द रेगुलर एक्सप्रेशन corresponding generating the languages to L1 and L2, then the languages generated by the R1 plus R2
R into R2, R1 into R2 or R2 into R1. Another formal definition, that is the R1 multiplied by into or R2 multiplied by R, also regular languages. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी रेगुलर लैंग्वेज लें और अगर उससे कोई भी लैंग्वेज जनरेट हो सकती है तो वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। एग्जांपल के तौर पे नीचे हमने फॉर्मल डिस्कशन की है कि R1 R2 अगर दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो उनसे जो लैंग्वेजेस जनरेट होंगी L1 और L2 होंगी, और उनको हो सकता है कि R1 को R2 के साथ कैनकेटिनेट करके रेगुलर कोई लैंग्वेज जनरेट की जा सके, या R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करके लैंग्वेज जनरेट की जा सके, या R1 का क्लीन स्टार क्लोजर लेके या R2 का क्लीन स्टार क्लोजर लेके कोई भी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर बनाई जा सकती है। उसी को हम आगे लेके चलते हैं। एंड इफ़ L1 and L2 are expressed by the R1 and R2 respectively, then the languages expressed by the R1 plus R2 is language L1 plus L2 or L1 union L2। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर दो लैंग्वेजेस हैं L1 और L2, L1 के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल की गई है वो R1 है और L2 के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल की गई है वो R2 है। तो फिर हम इसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जब हम R1 कैनकेटिनेट R2 करेंगे तो उसी तरह फिर उनकी लैंग्वेजेस भी कैनकेटिनेट हो सकती हैं, जिसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं L1 प्लस L2। और इसी तरह हम उनका यूनियन भी ले सकते हैं और यूनियन में L1 यूनियन L2 हो जाएगा। इसी तरह उनके दरमियान में कैनकेटिनेट के अलावा मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू का हो सकता है R1 R2, तो फिर इसी तरह उनकी लैंग्वेजेस भी L1 इंटू L2 हो सकती है। इसी तरह अगर R1 का क्लीन स्टार क्लोजर ले तो लैंग्वेज बनती है L1 क्लीन स्टार क्लोजर। तो इसी तरह उनकी स्ट्रिंग्स भी होंगी, लेकिन उनके अंदर ये आपको पहले से पता है कि नल स्ट्रिंग जो है वो आ जाएगी, क्योंकि क्लीन स्टार क्लोजर में नल स्ट्रिंग आ जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। R1 इज इक्वल टू AA प्लस BB, देन R2 इज इक्वल टू A प्लस B, देन लैंग्वेजेस ऑफ द स्ट्रिंग जनरेटेड बाय R1 प्लस R2 इज़ आल्सो रेगुलर लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कैनकेटिनेट करें तो ये एक रेगुलर लैंग्वेज बनाएंगे, जो कि बनेगी AA प्लस BB एंड प्लस इंटू प्लस A प्लस B। तो ये हमारे पास ये रेगुलर इसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी। R1 इज इक्वल टू A प्लस BB, देन R2 इज़ A प्लस B। तो इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी R1 इंटू R1, तो यहाँ पे बनेगी A प्लस BB इंटू A प्लस B। तो हमारे पास ये बनेगी। इसी तरह R1 अगर जो है वो A प्लस BB के बराबर है तो R स्टार जो बनेगा वो बनेगा A प्लस BB होल स्टार। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम एग्जाम्पल इनको देख सकते हैं। आगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि फाइनाइट लैंग्वेजेस एज ए रेगुलर लैंग्वेजेस जो है हो सकती हैं। तो फाइनाइट लैंग्वेजेस क्या होती हैं? कंसीडर द लैंग्वेज L डिफाइन ओवर द सिग्मा इज इक्वल टू A प्लस A कॉमा B ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 2 starting with A, then language is AA comma AB may be expressed the regular expression AA plus AB। तो हम एक लैंग्वेज यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं जो कि जिसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2 होगी और हर स्ट्रिंग के शुरू में A होगा, तो उसको हम लिखेंगे लैंग्वेज इज इक्वल टू AA कॉमा AB। तो इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी AA प्लस AB। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज डिफ़ाइन हो गई और ये एक रेगुलर लैंग्वेज बनेगी। इट मे बी नोटेड दैट इफ़ द लैंग्वेज कंटेन्स द थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इट द रेगुलर एक्सप्रेशन मे बी एक्सप्रेस प्लेसिंग द कैनकेटिनेट ऑपरेटर, यानी प्लेसिंग द प्लस ऑपरेटर ऑफ ऑल वर्ड्स। अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर हज़ारों वर्ड्स मौजूद हैं तो आप
क्या करेंगे, उन वर्ड्स के दरमियान ये कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर लगाएंगे, यानी जिसको हम प्लस ऑपरेटर भी कहते हैं, ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा फॉलोइंग लैंग्वेज ए प्लस ए बी ए, इस तरह की लैंग्वेज दैट में बी एक्सप्रेस द आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आप देखें कि इस लैंग्वेज के अंदर जो है वो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, तो हम इनके दरमियान ये प्लस ऑपरेटर लगा के इनको अलग कर रहे हैं, तो इनकी जो लैंग्वेज बनेगी वो बनेगी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटोमेटन जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। ऑटोमेटन जो है वो हमारे पास मेथड नंबर 4 है लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने के लिए। हमने इससे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा, मेथड नंबर 3 था वो। अब हम एक नया मेथड स्टार्ट करने लगे हैं जो कि फाइनाइट ऑटोमेटन जो है वो होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फॉर्मल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, और फिर जो है वो इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटन जो है एफ ए इसको हम डिनोट करते हैं, इज़ ए कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग इनिशियल एंड सम मे बी नॉन फाइनल स्टेट्स। एफ एस के अंदर जो है वो एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स क्या होती हैं हम आगे चल के डिफ़ाइन करेंगे। उन स्टेट्स के अंदर एक तो इनिशियल स्टेट होती है और कुछ जो है वो फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं, या ऐसे एफ एस भी होते हैं जिसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं भी हो सकती। तो दूसरी जो चीज़ हो सकती है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होते हैं, यानी एफ एस के अंदर फाइनाइट सेट्स ऑफ इनपुट लेटर्स होंगे जो कि सिग्मा कोड के अंदर डिफाइन होंगे, फ्रॉम द विच इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म्ड। यानी हमारे पास एक सेट होगा जिसको हम सिग्मा सेट कहेंगे, उसमें नंबर ऑफ लेटर्स होंगे जिनको हम फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स कहते हैं। अनदर थिंग जो फाइनाइट ऑटोमेटन के अंदर जो है वो होती है, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन, यानी फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन होंगी। ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर द ईच स्टेट फॉर द ईच इनपुट लेटर देयर इज़ द ट्रांजिशन शोइंग हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी हमारे पास इनपुट लेटर्स होंगे, उन इनपुट लेटर्स को हम देख के फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांजिशन कहेंगे। तो हमारे पास ये 3 चीज़ें होंगी एफ एस के अंदर। फर्स्ट, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी जिसमें एक इनिशियल स्टेट होगी और बाकी फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, या ऐसे एफ एस भी होंगे जिसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी। अनदर थिंग, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट, तो ये दैट इज़ डिफाइन ओवर द सिग्मा। तो सिग्मा के अंदर नंबर ऑफ द इनपुट लेटर्स होंगे। एंड नंबर 3, द फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी उसके अंदर, जो कि हमने कहा है कि इनपुट लेटर को इस्तेमाल करके एक सेट से दूसरे एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स तक जो है मूव करेगा। अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो है वो अगर सिग्मा इज़ इक्वल टू ए प्लस बी है, तो हमारे पास स्टेट्स हैं एक्स वाई जेड, वेयर द एक्स इज़ द इनिशियल स्टेट एंड जेड इज़ द फाइनल स्टेट। तो हमारे पास जो इनपुट का सेट है वो ए और बी है, उसके अंदर जो स्टेट्स हमने डिफ़ाइन की हैं वो एक्स वाई जेड हैं। एक्स को हमने इनिशियल स्टेट कहा है और जेड को हमने फाइनल स्टेट कहा है। ट्रांजिशन हम अब करते हैं कि एट स्टेट एक्स रीडिंग द ए गो टू द स्टेट जेड। अब ये हम वर्बली जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, अभी हम इसको आगे डायग्रामेटिकली जो है वो देखेंगे। अगर हम स्टेट एक्स से ए को रीड करते हैं तो हम फिर स्टेट जेड पे चले जाएंगे, ये एक ट्रांजिशन हो गई। दूसरी ट्रांजिशन एट स्टेट एक्स रीडिंग द बी देन गो टू द स्टेट वाई। अगर हम एक्स से बी लेटर को रीड करते हैं तो हम उस एफ ए की स्टेट नंबर वाई पे चले जाएंगे, ये हमारी सेकंड ट्रांजिशन हो गई। थर्ड ट्रांजिशन में हम कह रहे हैं कि एट स्टेट वाई रीडिंग द ए एंड बी लेटर देन गो टू द वाई स्टेट। अगर हम स्टेट वाई पे हैं इस वक्त और वहाँ से ए या बी को रीड करते हैं तो हम स्टेट वाई पे ही रहेंगे। उसके बाद जो हमारी चौथी ट्रांजिशन है वो है स्टेट जेड रीडिंग फ्रॉम द ए एंड बी देन गो टू द जेड स्टेट। यानी अगर हम जेड पे रह के ए रीड करेंगे या वाई रीड करेंगे, बी रीड करेंगे,
तो हम स्टेट z पे ही रहेंगे। तो ये हमारी सारी फॉर्मल एग्जाम्पल को डिफ़ाइन हमने कर दिया है। अब हम इसको आगे ग्राफिकली जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले जो ये आपके सामने वर्बल डेफिनेशन को हम ट्रांजिशन टेबल में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये अब आपके सामने ट्रांजिशन टेबल जो है वो डिफ़ाइन हो रहा है। ट्रांजिशन टेबल में जो पहला कॉलम है वो हमारे पास ओल्ड स्टेट्स का है, दूसरा कॉलम जो है वो न्यू स्टेट्स का है। इसके अंदर अब आप देखें कि फर्दर जो है वो ये जो सेकंड कॉलम है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, जो कि हम एक रीडिंग ए के लिए यूज़ कर रहे हैं और दूसरा कॉलम रीडिंग बी के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अब हमारे पास जो है स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं x, y और z, ये तीन हमारे पास स्टेट्स हैं x, y और z। x को हमने इनिशियल स्टेट कहा था और z को हमने फाइनल स्टेट कहा था। इसी तरह जो इनिशियल स्टेट होती है उसके साथ हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं और z की स्टेट के साथ हम प्लस का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं, यानी फाइनल स्टेट के साथ हम ये प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ फ़िलहाल हम इस वक्त हम x के ऊपर यानी हमारे इनिशियल स्टेट के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से अब हम अगर तो इनपुट लेटर a रीड करते हैं तो हम z की तरफ चले जाएंगे, यानी अगर हम x के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पे लेटर a आया है और उसको हम रीड करके z पे चले जाएंगे। अगर तो x पे रहते हुए b लेटर आया है तो हम स्टेट y पे चले जाएंगे। इसी तरह अगर हम y स्टेट पे हैं तो अगर हम a रीड करें तो हम फिर भी y पे रहेंगे, और अगर हम y स्टेट पे रहते हुए अगर लेटर b रीड करेंगे तब भी हम y पे रहेंगे। इसी तरह हमारी अगर z फाइनल स्टेट z है, यहाँ पे अगर हम z को रीड करते हैं तब भी हम z के ऊपर रहेंगे a को रीड करते हुए, और अगर हम z पे रहते हुए b को रीड करते हैं तो तब भी हम z पे रहेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये हमने जो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने फॉर्मली चीज़ें डिस्कस की थी, ये हमने उसको एक ट्रांजिशन टेबल में डिफ़ाइन कर दिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है कि इसी ट्रांजिशन टेबल को अब हम फाइनाइट फाइनाइट एटोमेटॉन के अंदर डिफ़ाइन करेंगे डायग्रामेटिकली। तो यहाँ पे अब आपके सामने डायग्राम शो हो रहा है। तो यहाँ पे the information of the FA given the previous table that also be depicted by the following diagram, that the following the transition diagram इसको हम कहते हैं। और ये ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनता है, ये उस ट्रांजिशन टेबल के सामने उसको हम रख के फिर हम इस टेबल को बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो स्टेट्स शो करते हैं वो सर्कल में शो करते हैं। तो हमारे पास तीन स्टेट्स थी तो हमने तीन सर्कल ड्रॉ कर दिए, हमने उनके नाम जो है वो इन सर्कल्स के अंदर लिख दिए। ये हमारी x स्टेट है, ये हमारी y स्टेट है और ये हमारी z स्टेट है। x स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट थी तो हमने उसके साथ ये माइनस का सिंबल यूज़ किया। z स्टेट हमारी फाइनल स्टेट थी तो हमने उसके साथ प्लस का सिंबल यूज़ किया। अब हम जो ट्रांजिशन को शो करते हैं वो एरोस की मदद से करते हैं। तो ये एरोस आपको नज़र आ रहे हैं, तो अब हम इन एरोस का यूज़ करके हम कह रहे हैं ट्रांजिशन टेबल में जो पहली ट्रांजिशन थी वो थी कि अगर हम x से a को रीड करें तो हम z की तरफ चले जाएंगे, और x से अगर हम b को रीड करें तो हम y की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि अगर x से हम b को रीड करते हैं तो हमारी ट्रांजिशन का ये एरो जो है वो y की तरफ जा रहा है। अगर हम x से a को रीड करते हैं तो ये ट्रांजिशन एरो जो है वो z प्लस की तरफ जा रहा है, यानी फाइनल स्टेट की तरफ। तो यहाँ से अगर a रीड करेंगे तो हम इधर आ जाएंगे z प्लस पे, और अगर b रीड करेंगे तो हम y पे चले जाएंगे। तो y पे अगर आके अब आप देखें कि हमने y से अगर a और b दोनों रीड किए थे तो हम y पे रह रहे हैं, इसको हम लूप कहते हैं। तो ये हमारा लूप है, ये हर वक्त हमें इसी स्टेट के ऊपर ही रखेगा। तो इस स्टेट के ऊपर रह के अगर हम a रीड करें या b रीड करें तो दोनों केसेस में हम y के ऊपर ही रहेंगे। इसी तरह अगर z के ऊपर हम a और b को रीड करते हैं तो तब भी हम इसी स्टेट के ऊपर रहेंगे। तो ये हमारा जो ट्रांजिशन डायग्राम है वो आपको इस FA का नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी इजीली जो है वो इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, इनको देखें कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनती है इसकी। द प्रीवियस ट्रांजिशन डायग्राम इज FA एक्सेप्टिंग द लैंग्वेजेस ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर द अल्फ़ाबेट A, B।
starting with A, it may be denoted, the language may be expressed by the regular expression। यानी ये जो FA था, इस FA के अंदर जो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज जनरेट हो रही थी वो ऐसी लैंग्वेज थी जो कि उस लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो A से स्टार्ट हों, यानी उस लैंग्वेज के वर्ड्स A से स्टार्ट हों। तो इस तरह हम आप देखें कि इसकी जो बनेगी A+B*, लेकिन स्टार्ट में हमने A लगा दिया, इससे ये ज़ाहिर होता है कि हर वर्ड जो है वो A से स्टार्ट होगा। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें रेगुलर लैंग्वेजेस और ख़ास तौर पे फाइनाइट ऑटोमेटन उसकी हमने डिस्कशन की, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल के साथ देखी, जिसमें हमने कहा कि उसको बनाने के 3 तरीके होते हैं। जैसे कि हम पहले फॉर्मली सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन FA की करते हैं, फिर उसको लेके हम उसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद आखिर में हम उसका ट्रांजिशन डायग्राम उस टेबल को देख के बनाते हैं। तो इसलिए हमारा FA कंप्लीट हो जाता है। आज के लेक्चर में हमने यहीं तक जो है FAs को इंट्रोड्यूस करना था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।